चलो आज हम लोग को पढ़ना है बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, क्या है बैलेंस शीट का फंडा और जो है तुम्हारा किस लिए बनती है। तो इससे बहुत क्वेश्चन आएगा, 10 से 15 मार्क्स का तुम्हारा जो है क्वेश्चन इसी से आएगा बैलेंस शीट से, क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉपिक या पॉइंट इसी के अंदर होते हैं बैलेंस शीट के अंदर ही। इसको याद कर लो, लिख लो बार बार, उसको जो है जहन में बैठाना ही पड़ेगा तुमको, क्योंकि एक तरीके से फॉर्मेट है और इसको एज इट इज़ ही लिखा जाता है। जो हेड होते हैं, ये जो बैलेंस शीट इतनी बड़ी दे रखी है यहाँ से, इसमें दो, पहले मेनली दो पार्ट होते हैं। पहला होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरा पार्ट होता है तुम्हारा असेट्स। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी देखो फर्स्ट डला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सब लोग देखो फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, और सेकंड देखो लिखा हुआ है तुम्हारा असेट्स। ठीक है, सेकंड देखो लिखा है असेट्स। तो बैलेंस शीट में मेनली क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। असेट जो होती है लायबिलिटी के बराबर होती है हमारी। ठीक, असेट जो होती है हमारी लायबिलिटी क्या होती है, बराबर होती है। ये इतना जो पार्ट है तुम्हारा, इतना जो पार्ट है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का, ये यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का, डी पॉइंट तक का शेयर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन तक का, इन सबको अगर जोड़ देंगे तो ये तुम्हारा असेट्स के, यानी कि असेट नीचे वाले जो दे रखा हुआ अदर असेट्स तक, इसके बराबर होती है तुम्हारी। तो क्या क्या आइटम्स आते हैं, किस आइटम, ये जो दे रखा है सिर्फ और सिर्फ हेड है खाली। जो सर लिखा है शेयर होल्डर फंड, दूसरा होता है तुम्हारा इसके अंदर शेयर होल्डर फंड में आता है तुम्हारा, सबसे पहला है तुम्हारा शेयर कैपिटल, दूसरा है तुम्हारा शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा है नॉन करंट लायबिलिटी और चौथा है करंट लायबिलिटी। चार आइटम हमारे इक्विटी लायबिलिटी के अंदर होते हैं, शेयर होल्डर फंड के अंदर होते हैं हमारे। और असेट्स के अंदर दो आइटम होते हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। तो हम लोग आज पहले ये पढ़ना है कि इसमें होता क्या क्या, कैसे बनाई जाती है। पहला दे रखा है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या क्या आइटम आता है शेयर, अब देखो ये जो दे रखा है, अब नीचे देखा वर्किंग नोट, नोट टू अकाउंट या वर्किंग नोट बोलते हैं इसको। इसमें जो दे रखा हुआ है शेयर कैपिटल, जो हेडिंग जो देखिए शेयर कैपिटल, इसमें क्या आइटम आएंगे, किस चीज़ों को कैपिटल माना गया है, कैपिटल कहते हैं, वो लिखा गया है। तो कैपिटल में क्या क्या कैपिटल रखी गई है, सबसे लिखा हुआ है अथोराइज कैपिटल, उसको लिख के बंद कर दिया, ऐसा कहीं भी सवाल में यूज़ नहीं होता। फिर इशूड सब्सक्राइब कैपिटल ले लेंगे बाहर, और उसमें हम लोग लेस कर देंगे क्या, कॉल्स इन अरियर लेस कर देंगे और ऐड करेंगे शेयर फॉरफीचर को। तो हमारा जो भी आएगा वो होगा तुम्हारा शेयर कैपिटल। इसको जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। ठीक है, बाज़ दफ़ा तुम लोग का जो है यहाँ पर देखो, यहाँ देखो लिखा हुआ है शेयर कैपिटल लिखा है ना, इससे बगल में देखो एक नंबर लिखा हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, बगल में देखो दो नंबर लिखा हुआ है। मनी अगेंस्ट का नंबर, मनी अगेंस्ट में तीन नंबर लिखा है। देखो एक नंबर है, मतलब इसका एक नंबर का वर्किंग नोट, एक नंबर का तुम्हारा वर्किंग नोट जो होगा तुम्हारा, वो वर्किंग शेयर कैपिटल का वर्किंग नोट जो तुम्हारा, वो यहाँ मिलेगा तुमको नीचे वाली, क्या क्या आइटम आते हैं तुम्हारे। ठीक, इसमें देखो क्या क्या आइटम आता है तुम्हारा। सबसे पहले लिखा हुआ है वर्किंग नोट में, शेयर कैपिटल में आता है तुम्हारा क्या, अथोराइज कैपिटल, बंद कर देंगे। इशूड सब्सक्राइब कैपिटल ले लेंगे, और कॉल्स इन अरियर जो हमने पढ़ा था शेयर्स में, उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे, और शेयर फॉरफीचर जो हम लोग ऐड कर लेंगे। शेयर फॉरफीचर कॉल्स इन हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है शेयर चैप्टर के अंदर। अब इनों को इसको जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे, तो हमारा जो भी आएगा उसको हम लोग कहाँ लिख देंगे, शेयर कैपिटल में लिख देंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आइटम ऐड होंगे, क्या लेस होंगे, ऐड होंगे तुम्हारे जितने रिजर्व होते हैं, ऑल रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, सिंकिंग फंड रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिंकिंग फंड रिजर्व। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम, सिंकिंग फंड और नेट प्रॉफिट, इन सबको जोड़ देंगे और घटाएंगे क्या, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। डिस्काउंट ऑन शेयर्स तुम लोगों ने शेयर से पढ़ा है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो खर्चे जो हम लोग कंपनी को शुरू करते वक्त करते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक व्यय। ठीक है, और हैवी एडवर्टीजमेंट, जैसे एडवर्टीजमेंट तो होता तुम्हारा एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, लेकिन कैपिटल कब मानते हैं, जब कैपिटल मानने के लिए उसे क्या होना पड़ता है, जब कोई खर्चा इकट्ठा कर दिया था कई सालों के लिए। जैसे तुमने क्या किया, 10 साल के लिए तुमने एक साइट बुक कर ली, 10 साल तक तुम्हारा एडवर्टीजमेंट होता रहेगा। 10 साल के लिए तो भाई 10 साल तुम्हारा असेट बनी नहीं, 10 साल की तुम्हारे पास असेट बन गई, 10 साल के लिए हो गई, तो वो तुम्हारा क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस माना जाएगा तुम्हारा, सॉरी वो तुम्हारा एडवर्टीजमेंट माना जाएगा। फिर डिविडेंड पेड, जितने भी लोगों को डिविडेंड पेड किया जाता है शेयर होल्डर्स को, वो डिविडेंड पेड भी यहाँ पे लेस होगा अगर एडजस्टमेंट में दिया हो तो। ये चार आइटम लेस होते हैं और ये चार आइटम ऐड होते हैं तुम्हारे। ठीक, इन सब इसको जोड़ लेंगे, घटा देंगे, जो भी आएगा तुम कहाँ लिख देंगे हम लोग, रिजर्व एंड सरप्लस के बगल में लिख देंगे। फिर मनी अगेंस्ट वारंटीज़ में कुछ नहीं आता है, शेयर पेंडिंग अलॉटमेंट में कुछ नहीं आता है। फिर नॉन करंट लायबिलिटी की हेडिंग है, उसमें पहली हेडिंग है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आते हैं तुम्हारे बैंक लोन हो गया, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब लंबे समय के लिए लिया गया लोन,
जैसे बैंक लोन हो गया, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, पब्लिक डिपॉजिट और सिक्योर्ड लोन। बैंक लोन पता ही है, जो बैंक से लोन लिया गया, डिबेंचर जो पब्लिक से लोन लिया गया, बॉन्ड भी एक तरीके से डिबेंचर ही होता है। बस बॉन्ड पे एक टोकन रेट फिक्स होता है, डिबेंचर पे कोई टोकन रेट नहीं होता है, जीरो पर मतलब प्रॉफिट पे होते हैं, कुछ समय बाद इनको मेच्योरिटी मिल जाती है, डिस्काउंट पे इशू होते हैं, इसलिए बॉन्ड पे कोई टोकन रेट नहीं होता है। पब्लिक डिपॉजिट जो हम लोग एफडी कराते हैं उसे बोलते हैं, और सिक्योर्ड लोन जो हम लोग गिरवी रखते हैं, मॉर्गेज करा के लोन लेते हैं, वो सिक्योर्ड लोन कहलाता है। इन सब को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा थर्ड वाला, हमारा क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाएगा तुम्हारा। फिर डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के अंदर कुछ आता नहीं है। फिर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में देखो क्या आएगा तुम्हारा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है इसके बाद है, सॉरी लॉन्ग टर्म प्रोविजन होगा इसके बाद, हाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद लॉन्ग टर्म प्रोविज़न होगा। इसमें थोड़ा सा गलती दे रखी हुई है, रुक जाओ, यहाँ देखो दे रखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हाँ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इसके बाद है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में वो आइटम आते हैं जो तुम्हारा आइटम छूट जाते हैं लिखने से, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म में जो भी आइटम जो तुम्हारे छूट जाते हैं उन्हें लिखने के लिए अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का यूज़ करते हैं हम लोग। और इसमें जो है आखिरी जो पॉइंट जो कटा हुआ है वो लिख लो, आखिरी है, इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ है तुम्हारा, देखो ये हम बिल्कुल एक्यूरेट दे रहे हैं तुमको। फोर्थ में देखो लिखा हुआ है क्या, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न लिखा है, देखो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न लिखा है ना। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में क्या क्या आइटम आते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में जितने भी हमारे प्रोविज़न्स होते हैं लंबे समय के लिए वो आते हैं। कौन कौन से प्रोविज़न हो गए तुम्हारे, फॉर एग्जांपल स्टाफ प्रोविडेंट फंड हो गया, प्रोविज़न फॉर टैक्स हो गया, प्रोविज़न फॉर डेप्रेशन हो गया, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट हो गया, मतलब ऐसा प्रोविज़न जो लंबे समय के लिए किया था। स्टाफ प्रोविडेंट फंड यानी कि हम लोग का जो पीएफ, जो अब हम लोग के अब्बा अब्बा होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, नॉन गवर्नमेंट भी हो, सबका पीएफ कटता है। तो जब रिटायरमेंट होती है तो तुम्हें एक पैसा मिलता है, मुश्त पैसा, उसे बोलते पीएफ। लोग कहते सुना होगा तुमने कि पीएफ में पैसा पड़ा हुआ निकाल लो। फिर पेंशन पता है, प्रोविज़न फॉर टैक्स हो गया तुम्हारा, ठीक है। ऐसे पेंशन फंड भी आता है इसी के अंदर, पेंशन फंड हो गया तुम्हारा। पेंशन फंड तो बंद हो गया, पेंशन में भी 2003 से बंद हो गई थी। फिर प्रोविज़न फॉर टैक्स, टैक्स के लिए प्रोविज़न करती है कंपनी, भाई कंपनी को करोड़ों रुपए टैक्स देना पड़ता है, तो उसके लिए पहले से ही प्रोविज़न कर लेती है। पहले से, जैसे तुम लोग कहीं घूमने जाना है तो 10 दिन 20 दिन पहले से तुम लोग पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हो, या 1 महीना पहले, 2 महीना पहले से। तो यहाँ पर भी कंपनी भी यही करती है, प्रोविज़न कर लेती है टैक्स के लिए। डेप्रेशन के लिए प्रोविज़न कर लेती है कंपनी, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स होता है उसके लिए कर लेती है। सबको जोड़ देंगे और इसको उठा के यहाँ लिख देंगे, कहाँ पर तुम्हारा, यहाँ पे जो कटा हुआ लिखा है, यहाँ ये है तुम्हारा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में। फिर उसके बाद है तुम्हारा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में पहला है तुम्हारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में देखो क्या क्या पॉइंट आते हैं। करंट लायबिलिटी में देखो शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ठीक। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में क्या क्या है तुम्हारा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में पहला है तुम्हारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है तुम्हारी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में तुम्हारी है तुम्हारी ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हो गया, और तुम्हारा लिखा हुआ है लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर और अनसिक्योर्ड लोन तुम्हारा, ठीक है। वो तुम लोग का गलत दे रखा हुआ है, इसको सही कर लो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगा तो उसमें दे रखा हुआ है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। करंट लायबिलिटी में पहला हेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कौन कौन से आइटम आते हैं ये बात करते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में पहला, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में है तुम्हारा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में तुम्हारा ओवरड्राफ्ट हो गया। ओवरड्राफ्ट वो पैसा होता है जो हम लोग बैंक से लेते हैं क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पर, या फिर समझ लो तुम्हारा जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं उनको कंपनी क्या करती है, क्रेडिट कार्ड इशू करती है या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है। हम लोग एम्प्लॉय तो क्रेडिट कार्ड हम लोग को मिलता है। क्रेडिट कार्ड मतलब होता है आपके अकाउंट में पैसा हो चाहे ना हो, आपका पेमेंट हो जाएगा। मान लो 1 लाख रुपए की लिमिट है तो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए क्या होगा, 1 लाख रुपए तक का आप भुगतान कर सकते हैं। आपका अकाउंट, मान लो जैसे तुम लोग मोबाइल में रिचार्ज कराते हो, लोन लेते हो 5 रुपये का 10 रुपये का, तो क्या होता है तुम्हारा बैलेंस माइनस में चला जाता है ना, वही माइनस का बैलेंस जो होता है वो तुम्हारा ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ये इतने स्पेशली इसलिए बता रहे हैं, जो नॉन कॉमर्स के बंदे हैं वो सुन ले ठीक से। ओवरड्राफ्ट वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट पे क्या होता है, उन लोगों को कंपनी क्या करती है, एक तरीके से लोन देती है शॉर्ट टर्म के लिए। ओवरड्राफ्ट भी एक लोन ही होता है तुम्हारा। जैसे तुम लोग मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाए तुम्हारा, तो पहले देता था 5 रुपये का तुम लोग लोन ले लेते थे। तो 5 रुपये का जब तुम लोन लेते तो क्या होता था, जैसे तुम लोग अगला रिचार्ज कराते थे मान लो 10 रुपये का, तो 5 रुपये तुम्हारे कट जाते थे। जो पैसा बचता था फिर वो तुम्हारा असली पैसा कहलाता था। तो वो तुम्हारा होता है क्या, ओवरड्राफ्ट।
शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, ऐसा डिपॉजिट जो कम समय के लिए किया गया हो, 1 महीने के अंदर का, वो 1 साल के अंदर का। उसके बाद तुम्हारा लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी जो होते हैं उनसे लोन ले लिया। फिर उसके बाद तुम्हारा है अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन जिसके पीछे कोई भी सिक्योरिटी ना हो। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारी, इसके बाद तुम्हारी नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारी अदर करंट लाइबिलिटीज़, सॉरी ट्रेड पेबल। अगली हेडिंग है तुम्हारी ट्रेड पेबल है बी। ट्रेड पेबल में क्या क्या आइटम आते हैं? ट्रेड पेबल में आता है तुम्हारा, ट्रेड पेबल में आता है बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। ठीक है, ये 2 आइटम को जोड़ देंगे, वहाँ लिख देंगे उठा के। उसके बाद तुम्हारी कौन सी हेडिंग आती है? उसके बाद तुम्हारी आती है अदर करंट लाइबिलिटीज़। अदर करंट लाइबिलिटीज़ में कौन कौन से आइटम आते हैं ये देखते हैं। अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं तुम्हारे, अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं तुम्हारे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसा कोई एक्सपेंस जो भी बचा हो, तुम लोगों ने पढ़ाई हो बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी में आता है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किस हेड में आता है? अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। तो वो एग्जाम में जो आएगा वो हेड के अंदर पूछेगा। जैसे पूछ लेगा अनसिक्योर्ड डिविडेंड कहाँ आता है या अनक्लेम डिविडेंड कहाँ आता है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, अदर करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल, करंट टर्म, शॉर्ट टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो इन सब में टिक लगाना होगा खाली बस तुम लोग को। तो अदर करंट लाइबिलिटीज़ में तुम्हारा क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंसेस जो भी बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कंपनी फाइनल अकाउंट लगाई होगी तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में पता होगा। फिर एडवांस रिसीव, एडवांस रिसीव जो भी तुम्हारा क्या होता है, एडवांस तुम क्या करते हो, रिसीव करते हो अपने क्या कहते हैं, किसी से भी। मान लो किसी ने पैसा दे दिया तुम्हारा माल का कि भाई माल में पहुँचा देना, तुमने भी उसका माल नहीं दिया तो उसको एडवांस बोलते हैं, तो एडवांस रिसीव भी तुम्हारे इसी में आएगा। फिर अनक्लेम डिविडेंड हो गया। अनक्लेम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो अभी तक कंपनी ने इशू तो कर दिया है, लेकिन अभी तक के उसको कोई पैसा लेने नहीं आया है उसका, अभी तक वो बंदे ने क्लेम नहीं किया कंपनी को। हो सकता है वो कल परसों नरसों में आके वो पैसा लेके जाए, तो वो अनक्लेम डिविडेंड होता है। ऐसा डिविडेंड जिसका किसी ने क्लेम ना किया हो, तो वो लाइबिलिटी भाई आज नहीं लेने आया ना, कल तो लेने आ सकता है। उसके बाद तुम्हारा है अनअकर्ड इनकम। अनअकर्ड इनकम भी इसी में आती है तुम्हारी, कंपनी फाइनल अकाउंट में अनअकर्ड इनकम लाइबिलिटी में आती है। तो इसमें किस साइड में आती है? इसमें आती है अदर करंट लाइबिलिटीज। अब जो भी लाइबिलिटी बचती हैं सब इसी में डाल देते हैं। कॉल्स इन एडवांस हो गया, ठीक है, अनक्लेम डिविडेंड हो गया, कॉल्स इन एडवांस तो शेयर से पढ़ाई है हम लोगों ने। इन सब को जोड़ देंगे, ये आइटम को याद कर लेना है, इन सबको जोड़ देंगे और हम लोग लिख देंगे कहाँ, इसमें लिख देंगे उठा के। इन सबको जोड़ देना और इनको कहाँ लिख देंगे हम लोग उठा के, हम लोग लिख देंगे उनको यहाँ पर, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटी, उसके दे रखा है डी पार्ट। डी पार्ट में शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में कौन कौन सा आइटम आते हैं? तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न को खोलने के देखते क्या क्या आइटम आते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में आता है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन मतलब टैक्स के लिए प्रोविज़न करना, और शॉर्ट टर्म टैक्स के लिए प्रोविज़न करना, ठीक है। वो टैक्स वाला जो लॉन्ग टर्म टैक्स के लिए होता है और ये शॉर्ट टर्म टैक्स के लिए होता है। प्रपोज डिविडेंड ऐसा डिविडेंड जो कंपनी क्या करती है, कंपनी बीच में दे देती है, बांट देती है बीच के, साल में बीच में कहीं बांटती है, तो प्रपोज डिविडेंड बोलते हैं। ताकि एम्प्लॉय का भी जो ताकि जो है इन्वेस्टर का भी दिल लगा रहे एक तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद असेट्स की। असेट्स में क्या क्या आता है तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा शुरू होता है असेट्स का सारा खेल। असेट्स में देखो असेट्स में 2 हेडिंग खाली, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स। तो पहला है टेंजिबल असेट्स, फिक्स पहला ए पार्ट है फिक्स असेट्स। पहला असेट्स में सॉरी पहले असेट्स में आता है नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में पहली हेडिंग होती है फिक्स असेट्स की। फिक्स असेट्स में देखो 4 आइटम आते हैं, टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल असेट्स अंडर वर्किंग डेवलपमेंट। तो इसमें देखो कौन कौन सा आइटम है। फिक्स असेट में क्या क्या आता है तुम्हारा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, सब फिक्स असेट्स हैं, सबको जोड़ देना, लिख देना उठा के जोड़ के लिख देना। फिर ये हो गई तुम्हारी टेंजिबल असेट्स। ये कौन से असेट्स हैं हमारी, टेंजिबल असेट्स है, इन सबको जोड़ के लिख देंगे। लैंड, टेंजिबल मतलब ऐसी असेट जो तुम्हें दिखाई देती है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। अब दूसरी असेट में लिखा हुआ इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स हम लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं। इंटेंजिबल असेट्स जिसको हम ना छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, जैसे गुडविल। गुडविल का मतलब होता है नाम, इज्जत, शोहरत, रुतबा। मैं किसी के नाम या फेम को तुम महसूस ही तो कर सकते हो खाली, उसको पैसे में तो उसको जो है, ये तो लगे 2 किलो का इनके पास गुडविल है, 5 किलो गुडविल है, मेजरमेंट ही नहीं उसका कोई।
पेटेंट का मतलब होता है जब कोई नई चीज़ ईजाद की जाती है तो उसका क्या करता है इंसान, रजिस्ट्रेशन करा लेता है, ताकि कोई इंसान उसको कॉपी ना कर ले। अगर कॉपी करेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, उसका कॉपीराइट लेना पड़ेगा। फिर किताबें लिखते हैं तो हमने किताब लिखी तो हम उसका पेटेंट करा लेंगे। अब किसी को छापना है तो उसका पब्लिशर क्या लेगा, कॉपीराइट लेगा। इसलिए पेटेंट और कॉपीराइट। ट्रेडमार्क का मतलब होता है बिजनेस का सिंबल। जैसे ऑडी का होता है 3 उसके, नटराज में देखा हो, नटराज की मूर्ति बनी होती थी ना। ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, ये इसके क्या होते हैं, इसके सिंबल होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में विंडो बनी होती है तुम्हारी, तो ये सब तुम्हारे ट्रेडमार्क होते हैं। इन सबको जोड़ देना और इसको उठा के वहाँ पे लिख देना। ये है तुम्हारे इंटेंजिबल एसेट्स के पॉइंट सारे। फिर है तुम्हारी वर्किंग कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इन सब में कुछ नहीं आता है ना आएगा। फिर आई तुम्हारी दूसरी हेडिंग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कौन क्या क्या चीज़ें आती हैं ये देख लेते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आती है इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी मतलब कहीं पैसा लगा दिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, ज़मीन जायदाद खरीद ली। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स खरीद लिया किसी और कंपनी का। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, किसी और कंपनी ने डिबेंचर खरीद लिया। और गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लिए, मतलब ये पैसा अपनी जगह नहीं खरीदा, किसी और की कंपनी में पैसा लगा दिया या किसी और की कंपनी पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट कर दिया। जैसे हमारा पैसा पड़ा है 5 लाख रुपये, हम गए ज़मीन ही खरीद लिया जाके। भाई एसेट्स तो पड़ेगी हमारी, इन्वेस्टमेंट तो हुआ हमारा, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है। जब हम पैसा ज़मीन खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे तो क्या होगी, एसेट्स तो डेवलप होगी तुम्हारी। ठीक। उसके बाद तुम्हारा है नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस। लोन इन एडवांस में कौन कौन सा आता है तुम्हारा, लोन आता है तुम्हारा, कैपिटल एडवांस आता है तुम्हारा, ठीक है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट आता है। लोन तुमने क्या है, तुमने किसी और को लोन दिया है, यहाँ पर लिया नहीं है। वहाँ पे लोन जो था लायबिलिटी वाला लोन लेना था, यहाँ पे लोन क्या तुम्हारा था, देना था लोन। फिर तुम्हारा शेयर कैपिटल एडवांस है तुम्हारा। कैपिटल एडवांस में क्या होता है, कैपिटल जो तुम्हें क्या मिल जाता है, एडवांस मिल जाती है किसी से तो तुम्हारी एसेट बन जाएगी, ठीक है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट, तुमने कहीं पैसा डिपॉजिट किया हुआ है। इन तीनों को जोड़ देंगे तो लॉन्ग टर्म एडवांस में आ जाएगा। फिर अगली हेडिंग है तुम्हारी अदर नॉन करंट असेट्स। अदर नॉन करंट असेट्स मतलब जो 12 महीने से ज़्यादा की असेट होती है, ठीक है। अदर नॉन करंट असेट्स को देखा ई पॉइंट, ठीक है। इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं, अदर नॉन करंट असेट्स में आते हैं तुम्हारे आफ्टर 12 मंथ से ज़्यादा के होने चाहिए, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। डेटर्स वो इंसान को जो पैसा हमको देंगे, बिल रिसीवेबल जिससे पैसा हमको मिलेगा, मिसलेनियस। लेकिन ये 12 महीने के ज़्यादा होंगे तब इसमें आएंगे, वरना नहीं आएंगे। वरना का सिंपल से डेटर्स लिखा होता है तो तुम्हारा वो करंट में जाते हैं, ठीक है। फिर करंट असेट्स में आ जाते हैं। करंट असेट्स में क्या क्या दे रखा है, पहला पॉइंट है करंट असेट्स में इन्वेंट्री। पहला पॉइंट क्या दे रखा है करंट असेट्स में, दे रखा है करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट में ऐसा इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने से अंदर का क्या हो, तो वो इन्वेस्टमेंट तुम्हारे से, जैसे इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर, ये सब पैसा जो है छोटे टाइम के लगाए जाते हैं। गोल्ड में लगा के डाल दिया, सिल्वर में लगा लिया, शेयर खरीद लिया, जो 12 महीने के अंदर सेल परचेज कर दिए जाते हैं, वो तुम्हारे करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं। वही वाले होंगे तुम्हारे आइटम जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बस वो 12 महीने के अंदर के होने चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है तुम्हारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में कौन कौन सा पॉइंट आता है, इन्वेंट्री में आता है तुम्हारा रॉ मटेरियल, मतलब इन्वेंट्री में स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक, से रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड, क्लोजिंग क्या कहते हैं, लूज टूल्स हो गया और स्टोर्स हो गए। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस अभी जो काम चल रहा है हमारा, उस वो भी तो भाई एक तरीके से इन्वेंट्री हुई हमारी, तरीके से स्टॉक ही तो हुआ, अभी तक यूज़ थोड़ी करे। स्टॉक इन ट्रेड जो माल दुकान में पड़ा हुआ है। उसके बाद लूज टूल्स जो हमारे पास खुले औजार पड़े हुए हैं, औजार ही इंसान पर लाखों रुपए के पड़े होते हैं, पाना रिंची ये वो फला डमा ना, कितने की मशीनें लोग लगाए रखते हैं। उसके बाद स्टोर्स जो भी तुम माल संग्रह करके रखते हो, वो भी सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इन्वेंट्रीज आ जाएगी। उसको हम लोग इन्वेंट्री कॉलम में लिख देंगे जोड़ के। फिर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में सिंपल सी बात, 2 ही आइटम आएंगे तुम्हारे, बिल्स पे रिसीवेबल और डेटर्स जोड़ देंगे और लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। बिल रिसीवेबल जिससे पैसा तुमको मिलेगा और डेटर्स जो पैसा तुमको देंगे। उसके बाद दे रखा है तुम्हें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जितने भी आइटम कैश से रिलेटेड होते हैं वो आते हैं। इससे जो पैसे में होते हैं, जैसे कैश एट बैंक, पैसा हाथ में, पैसा बैंक में, कैश एट बैंक, पैसा बैंक में, कैश इन हैंड, पैसा जेब में पड़ा हुआ है, चेक, सब जोड़ देंगे तो तुम्हारे क्या होंगे, तुम्हारे चेक एंड कैश इक्विवेलेंट में, उसे जोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिख देंगे। फिर है तुम्हारा ई पॉइंट है तुम्हारा शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस। देखिए शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस में क्या आएगा, जो लोन एडवांस शॉर्ट टर्म के लिए दिया गया हो, लोन एडवांस एंड ऑल एडवांस रिसीव, जो भी रिसीव होता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक। उसके बाद तुम्हारा अदर करंट असेट्स में क्या क्या आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, अकर्ड इनकम है। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसा एक्सपेंसेस जो आने वाले समय के लिए पहले से कर दिया, तो तुम मोबाइल का रिचार्ज कराते हो प्रीपेड होता है,
3 महीने रिचार्ज इकट्ठा करा लिया, तो अभी से कराया 3 महीने तक के तुम्हारा चलता रहेगा ये बढ़िया आराम से रिचार्ज। तो ये तुम्हारा क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। अकड़ इनकम क्या हो गई, अकड़ इनकम ऐसी इनकम होती है जो हमने अभी तक क्या किया है, काम कर दिया लेकिन अभी तक हमको पैसा नहीं मिला है, तो वो अकड़ इनकम होती है हमारी। इन दोनों को जोड़ देंगे और हम लोग यहाँ लिख देंगे। देखो ये सब जो है, सिर्फ जो ये ऊपर जो रखा शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, इन सब ये सब एक छोटे पॉइंट है, और इसके अंदर क्या आएगा ये है, ये तुम्हारा ये बताएगा तुम्हारा ये शीट वर्किंग नोट, नोट टू अकाउंट, इस पर लिखा है। और इस आइटम को अच्छे से याद कर लो, इसमें से क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, और तुम लोग कॉपियाँ भेज दिया करो यार कम से कम।